दोस्तों आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10 का नया वीडियो लेकर दोस्तों, जो कि है आपका जो है दोस्तों नियंत्रण एवं क्या है दोस्तों तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय जो कि चैप्टर है बायोलॉजी का है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो क्या है दोस्तों, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तंत्रिकीय ऊतक क्या है, तो जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है दोस्तों, जिसे ही तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जंतुओं के शरीर में तो कई ऊतक होते हैं, लेकिन दोस्तों एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, तो उसे ही तंत्रिकीय ऊतक कहा जाता है। इसका पॉइंट भी है दोस्तों। तंत्रिकीय ऊतक जो है दोस्तों न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिकीय ऊतक किसका बना होता है, तो तंत्रिकीय ऊतक न्यूरॉन का बना होता है दोस्तों। तो न्यूरॉन किसे कहते हैं ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। न्यूरॉन किसे कहते हैं ये भी बताएंगे। तो तंत्रिकीय ऊतक जो है दोस्तों न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बना होता है। आपने समझा था दोस्तों, तंत्रिकीय ऊतक न्यूरॉन का बना होता है और तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिकीय ऊतक का बना होता है। अथवा हम कह सकते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों न्यूरॉन का बना होता है। ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो दोस्तों तंत्रिकीय ऊतक होता है न्यूरॉन का बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो होगा दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन का ही बना होगा। तो इसलिए तंत्रिका तंत्र तंत्रिकीय ऊतक का बना होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र अनेक प्रकार के आंतरिक संवेदना। तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों हमारे ब्रेन को सभी चीज़ का सूचना देता है। सूचना देने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। किससे बना होता है, तंत्रिका ऊतक से। और तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है, न्यूरॉन से। क्या क्या संवेदना देता है दोस्तों, प्यास, भूख, तृष्णा इत्यादि उत्पन्न करता है दोस्तों। अगर भूख लगेगा तो तंत्रिका ऊतक आपको सूचना देगा ब्रेन का दोस्तों, और भूख लगेगा या तो प्यास लगेगा या तो तृष्णा होगा, तब ये आपका सूचना देगा तंत्रिका तंत्र। अब जो होता है दोस्तों उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा अनेक प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है दोस्तों। उच्च स्तरीय जंतुओं मतलब जो ऊंचा होता है दोस्तों, जैसे में मनुष्य आ जाएगा दोस्तों, घोड़ा, गधा, ये सब जो होता है दोस्तों उच्च स्तरीय जंतुओं में, खास करके मनुष्य में उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु और तथा अनेक प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तंत्रिकाओं से कौन कौन बना होता है, तो तंत्रिकाओं से कौन कौन बना होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा अनेक प्रकार के तंत्रिकाओं से बना होता है। उच्च स्तरीयों में जो ये सब बना होता है दोस्तों, उच्च स्तरीय जंतुओं में किससे बना होता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा अनेक प्रकार से तंत्रिकाओं से बना होता है। तो इसमें तीन चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, तंत्रिका मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और क्या याद करना है दोस्तों, मेरुरज्जु याद करना है, और तथा अनेक प्रकार के तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अब न्यूरॉन का बात आ गया दोस्तों, तो न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन तंत्रिकाओं ऊतक को बनाने में सहायता करता है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, तो न्यूरॉन किसके बनाने में सहायता करेगा, तो न्यूरॉन जो होगा दोस्तों तंत्रिका ऊतक को बनाने में सहायता करता है, जो तंत्रिकीय संवेदना उत्पन्न करता है। तो न्यूरॉन आपको बताया था दोस्तों कि न्यूरॉन जो है दोस्तों तंत्रिका ऊतक से तंत्रिकीय संवेदना को उत्पन्न करता है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। न्यूरॉन तंत्रिकीय ऊतक को बनाने में सहायता करता है, जो तंत्रिकीय संवेदना को उत्पन्न करता है। पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक न्यूरॉन में क्या दोस्तों, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाए दोस्तों साइटोन किसे कहते हैं, तो बोलना है दोस्तों आपको, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोन कहते हैं। तो साइटोन आपसे अगर पूछा जाए
तो आप क्या कहेंगे, प्रत्येक न्यूरॉन में, यानी जितने भी न्यूरॉन है दोस्तों, जितने भी न्यूरॉन है उसमें एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है। एक तार का आकार का जो बोल सकते हैं दोस्तों, तारककार संरचना का अर्थ हुआ है तार का आकार का कोशिकाएं संरचना होती है, कोशिकाएं संरचना होती है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, साइटोन कहते हैं। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है जिसे साइटोन कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा केंद्रक होता है। साइटोन में क्या क्या होता है दोस्तों, तो साइटोन आपने पढ़ा है, तो साइटोन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है जिसे हम साइटोन कहते हैं। अब साइटोन में क्या क्या पाया जाता है, तो साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा केंद्रक होता है दोस्तों। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा केंद्रक होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, साइटोन में क्या क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव, साइटोन में क्या क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक होता है दोस्तों, कोशिका द्रव और एक बड़ा केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको दोस्तों, साइटोन में अनेक पतली लंबे तंतु निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। साइटोन में क्या क्या पाया जाता है, सर्वप्रथम दोस्तों मैंने क्या बताया, साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। अब जो है दोस्तों, साइटोन जो होता है दोस्तों, एक तारककार कोशिकाएं संरचना होती है न्यूरॉन में, तो ये जो है अनेक पतली लंबी तंतु निकलती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो अब अगर आपसे एक्सॉन पूछा जाए, एक्सॉन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, साइटोन से एक अनेक पतली लंबी तंतु निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। अब साइटोन जो होता है दोस्तों, साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। साइटोन जो देता है संवेदना दोस्तों, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो विद्युत आवेग में। किसमें दोस्तों, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। साइटोन जो संवेदना देता है, साइटोन में संवेदना जो होता है दोस्तों, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है, जबकि एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग की ओर बढ़ते हैं। साइटोन जो होता है दोस्तों, मुख्य रूप से कहने का इसका अर्थ हुआ कि साइटोन में जो संवेदना उत्पन्न होता है, साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग के द्वारा आवेग में परिवर्तित हो जाता है, फिर इसको एक्सॉन जो होता है दोस्तों, तंत्रिकीय ऊतक द्वारा तंत्रिका आवेग की द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी तंत्रिका ऊतक को तंत्रिका तंत्र का पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं, साइटोन का कार्य क्या है दोस्तों, साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है, जबकि एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग लेकर उसको आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। अब आता है मनुष्य का मस्तिष्क। क्या है दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क। तो आप समझते होंगे दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का ही होता है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण क्या करता है दोस्तों, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कोमल अंग कौन है, मस्तिष्क है, जो क्या करता है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं में नियंत्रण एवं समन्वय ध्यान पूर्वक करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसको इसमें महत्व भूमिका किसका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का ही होता है नियंत्रण एवं समन्वय करने में, यानी ध्यान पूर्वक कोई भी काम को करने में उसका जो होता है दोस्तों, ब्रेन काम करता है, जो उसका महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहता है, मनुष्य का मस्तिष्क ही होता है। आप जानते होंगे दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होता है।
क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होता है दोस्तों। क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होता है। क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्रेनियम नामक गढ़ में, क्रेनियम नामक हड्डी में 8 हड्डी पाए जाते हैं दोस्तों। क्रेनियम में कितने हड्डी पाए जाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्रेनियम में कितने हड्डी पाए जा सकते हैं? तो 8 हड्डी। अगर पूछा जाए मनुष्य का मस्तिष्क किस गढ़ में स्थित होता है, तो क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होता है। और जो होता है दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों 1400 ग्राम से 1500 ग्राम तक हो सकता है दोस्तों। यानी 1.4 kg या तो 1.5 kg का हो सकता है। अगर कहीं पे 1.4 kg आता होगा दोस्तों, तो कहीं पे 1.5 kg भी आता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि इसका औसत आयतन कितना होता है दोस्तों? 1650 ml होता है दोस्तों। औसत आयतन कितना होता है? 1650 ml होता है। 1650 ml होता है दोस्तों। अब अगला आता है दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है दोस्तों, क्रेनियम नामक गढ़ में स्थित होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है दोस्तों। और मनुष्य का मस्तिष्क का औसत आयतन 1600 ml होता है दोस्तों। और मनुष्य का मस्तिष्क को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मनुष्य का मस्तिष्क को 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। तो कौन कौन? फर्स्ट में आपका हो जाएगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क, जिसको मस्तिष्क का अगला भाग कहते हैं दोस्तों। अग्र मस्तिष्क आपका अहम भूमिका निभाता है मस्तिष्क का दोस्तों। अग्र मस्तिष्क के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। सेकंड है मध्य मस्तिष्क, थर्ड में है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क क्या है दोस्तों? यह मस्तिष्क का अगला भाग होता है जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क का एक क्या होता है दोस्तों? अगला भाग होता है जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन दोस्तों? तो फर्स्ट है आपका सेरिबरम। क्या है दोस्तों? सेरिबरम। और सेकेंड है दोस्तों डायनसेफलॉन। ये दोनों है जो आपका दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का होता है। तो सेरिबरम क्या है दोस्तों? यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिबरम जो होता है दोस्तों मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, जो पार्श्व, शीर्ष तथा पश्चिम भागों से ढका रहता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है दोस्तों किससे ढका होता है? तो शीर्ष यानी आगे से, पीछे से और मध्य से ढका होता है दोस्तों। कौन ढका होता है? तो सेरिबरम होता है दोस्तों, ढका रहता है। जो होता है सेरिबरम का कार्य क्या है दोस्तों? सेरिबरम का कार्य है बुद्धि को दिखाना कि आपका कितना टैलेंटेड है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान वाणी, स्मरण शक्ति, तृष्णा, रोग इत्यादि को अनुभूति प्रदान करता है। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये जो है आपका दोस्तों सेरिबरम का कार्य होता है आपको तो सूचना देना दोस्तों। अगर आप जितना भी टैलेंट है तो उस सेरिबरम के कारण ही आप इतना टैलेंटेड है दोस्तों। ज्ञानवाणी है जो दोस्तों, ज्ञान की बातें जो होता है दोस्तों वो सेरिबरम करता है दोस्तों। स्मरण शक्ति, सोचने की जो शक्ति होता है दोस्तों, वो सेरिबरम में ही होता है। अब आता है सेकेंड पार्ट है दोस्तों डायनसेफलॉन, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों। अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो सेरिबरम के गोलार्धों से ढका होता है। डायनसेफलॉन जो है दोस्तों सेरिबरम के गोलार्धों से ढका होता है। डायनसेफलॉन सेरिबरम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोलार्धों से ढका होता है दोस्तों। गोलार्धों से ढका होता है, जो सेरिबरम के गोलार्धों से ढका होता है। डायनसेफलॉन क्या करता है दोस्तों? डायनसेफलॉन जो होता है दोस्तों सेरिबरम के गोलार्धों से ढका होता है। डायनसेफलॉन जो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? जो सेरिबरम करता है दोस्तों। तो डायनसेफलॉन का कार्य क्या है? तो डायनसेफलॉन जो होता है दर्द, गर्म और ठंडा को पहचान करने की क्षमता अनुभव करता है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो ये जो है आपका दोस्तों डायनसेफलॉन काम करेगा वहाँ पे। अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो क्या इसका कार्य रहेगा दोस्तों? डायनसेफलॉन को आपको ब्रेन तक सूचना देना रहता है दोस्तों, जो कि एक कार्य करता है सिर्फ आपका दोस्तों डायनसेफलॉन करता है। अगर आपको अत्यधिक ठंडा लग रहा है तो ये डायनसेफलॉन अनुभूति प्रदान करता है कि आपको ठंडा लग रहा है। और ये जो है दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा दोस्तों आपको सूचना प्रदान करता है।
तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब आता है सेकंड पार्ट है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है दोस्तों, जो कि मध्य में भाग होता है, जो दूसरा भाग होता है तो जो बीच में स्थित होता है, जो मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग में कौन स्थित होता है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग कौन होता है, तो मध्य मस्तिष्क होता है। कौन होता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क होता है, जो कि मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग में स्थित होता है दोस्तों। तो मध्य मस्तिष्क अगर पूछा जाए तो मध्य मस्तिष्क में आप क्या कहेंगे, यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जो मस्तिष्क स्टेम के ऊपर स्थित होता है। अब आता है दोस्तों यह अनेक तंत्रिका। ये अनेक तंत्रिका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मध्य मस्तिष्क अनेक तंत्रिका कोशिकाओं के समूहों में उपस्थित होती है। मध्य मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, कई कोशिकाओं, शरीर में कितनी भी कोशिकाएं हैं दोस्तों, कई समूहों में उपस्थित होती है दोस्तों, अनेक समूह में उपस्थित होती है। सेकेंड जो है आपका दोस्तों पॉइंट, मध्य मस्तिष्क शरीर को संतुलन एवं आंखों के पेशियों को नियंत्रित करता है। अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं दोस्तों, अगर उस वस्तु को आपको कुछ भी आप उसमें समझ पाते हैं, तो ये जो है आपका दोस्तों मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है, जो कि आपको शरीर को संतुलन कैसे रखना है, और कोई भी वस्तु देखता है तो उसे जो है दोस्तों आपको कितना उसके बारे में जानकारी है, ये जो है आपको दोस्तों मध्य मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य मस्तिष्क शरीर को संतुलन एवं आंख के पेशियों को नियंत्रित करता है। आंख को पेशियों को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क करता है। शरीर को संतुलन कौन रखता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या है, तो यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है दोस्तों। यह मस्तिष्क का जो है दोस्तों पिछला भाग होता है, जिसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को कोई वर्ग में नहीं बांटा गया है, लेकिन दोस्तों अग्र मस्तिष्क को भी दो वर्गों में बांटा गया है, और पश्च मस्तिष्क को भी दो वर्गों में बांटा गया है। तो पश्च मस्तिष्क को दो वर्गों में कौन कौन बांटा गया है दोस्तों, फर्स्ट में अग्र मस्तिष्क का था सेरिबरम, लेकिन पश्च मस्तिष्क का है जो दोस्तों सेरिबेलम है। इसका कार्य जो है दोस्तों अलग अलग होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क स्टेम क्या है, तो मस्तिष्क स्टेम भी आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। यानी जो सेरिबरम जो होता है, सेरिबरम मनुष्य का सबसे विकसित भाग होता है दोस्तों, उसका ही दूसरा रूप है दोस्तों सेरिबेलम। दूसरा रूप क्या है दोस्तों, सेरिबेलम। शरीर को संतुलन एवं ऐच्छिक पेशियों को गति को नियंत्रित करता है दोस्तों। उसमें मध्य मस्तिष्क का जो भी कार्य था दोस्तों, शरीर को संतुलन बनाना, और इसमें सेरिबेलम का भी कार्य है दोस्तों, शरीर को संतुलन बनाना एवं पेशियों की गति को नियंत्रित करता है दोस्तों। पेशियों की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो अब इसका पॉइंट क्या है दोस्तों, सेरिबेलम का कार्य क्या है दोस्तों, सेरिबेलम अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो होता है दोस्तों, जितने भी अंग का मांसपेशी है, यानी मांस है दोस्तों, उसको नियंत्रित करता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ, अगर अर्थात जो है दोस्तों पैरों एवं हाथों को कार्य करने की अनुभूति प्रदान करता है। अगर कोई वस्तु को आपको उठाना है दोस्तों, तो आपका वहाँ पे क्या कार्य करेगा, हाथ कार्य करेगा दोस्तों। तो ये जो है आपको सूचना कौन प्रदान करता है दोस्तों, तो ये जो है आपको सूचना सेरिबेलम प्राप्त करता है। तो सेरिबेलम आप किसे कहते हैं दोस्तों, तो सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, जो शरीर को संतुलन एवं ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम जो होता है दोस्तों, सेरिबेलम मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, अर्थात क्या है दोस्तों, पैरों और हाथों को कार्य करने की अनुभूति प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मस्तिष्क स्टेम। क्या है दोस्तों, मस्तिष्क स्टेम किसे कहते हैं, तो ये भी आप समझ पाएंगे दोस्तों मस्तिष्क स्टेम क्या है। तो यह क्या है दोस्तों, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, जिसे भी आप किसे कह सकते हैं, जिसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क को भी दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन, पॉन्स बैरोलाइन और दूसरा मेडुला ऑब्लागेंटा। तो पॉन्स बैरोलाइन और मेडुला ऑब्लागेंटा क्या है दोस्तों, इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पॉन्स बैरोलाइन को आप समझिए। तो पॉन्स बैरोलाइन यह तंत्रिका तंतुओं से निर्मित
पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह जो है दोस्तों तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है, तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है, जो पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में क्या होता है दोस्तों, स्थित होता है। पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में कौन स्थित होता है, तो पॉन्स बैरोलाइन स्थित होता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कौन मस्तिष्क का अग्रभाग में स्थित होता है, तो पॉन्स बैरोलाइन। यह कौन तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है दोस्तों, तो पॉन्स बैरोलाइन निर्मित होता है दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों, यह जो पॉन्स बैरोलाइन होता है यह शोषण को नियंत्रित करता है। यह जो होता है दोस्तों शोषण को नियंत्रित करता है, जबकि मध्य मस्तिष्क शरीर को संतुलन एवं आंखों की पेशियों को नियंत्रित करता है, और सेरिबेलम जो होता है दोस्तों हाथों और पैरों को कार्य करने की अनुभूति प्रदान करता है। और आता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। यह बेलनाकार रचना है दोस्तों। यह जो है दोस्तों बेलनाकार रचना है, जो पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है। यह मेरुरज्जु मस्तिष्क के पीछे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में कैनाल से होता हुआ नीचे की ओर अंत तक फैला हुआ होता है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा था दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ सकता है कौन बेलनाकार रचना होती है दोस्तों, तो मस्तिष्क स्टेम। तो यह एक बेलनाकार रचना होती है दोस्तों जो मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है। यह मेरुरज्जु मस्तिष्क के पीछे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में कैनाल से होता हुआ नीचे की ओर कहाँ होता है दोस्तों, अंत तक फैला हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पाइनल कोड इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। स्पाइनल कोड इंग्लिश में कहते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डियों में बसा होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे यह बेलनाकार रचना होती है दोस्तों। यह मेरुरज्जु के रूप में या पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है दोस्तों। यह जो पीछे की ओर मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है, यह मेरुरज्जु मस्तिष्क के पीछे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों कैनाल में होता हुआ नीचे की ओर अंत तक फैला हुआ होता है। ये जो होता है दोस्तों धड़कन को नियंत्रित करता है। धड़कन कितना धड़कता है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दोस्तों, तो 1 मिनट में 72 बार, जबकि 24 घंटा में यानी एक दिन में कितना धड़कता है दोस्तों, तो एक दिन में 1,36,000 ऐसी कुछ 1,36,000 बार, कुछ 236 बार धड़कता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों खांसना, छींकना, उल्टी करना इत्यादि पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित कौन करता है, तो मस्तिष्क स्टेम करता है। पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित कौन करता है, तो मस्तिष्क स्टेम करता है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं दोस्तों, तो न्यूरॉन में किसे कहते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो प्रतिवर्ती चाप आपका आसान ही क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन में आवेग का संचरण, न्यूरॉन का आवेग में संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं दोस्तों। तो प्रत्यवर्ती चाप किसे, प्रतिवर्ती क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ती, इसको लिख देते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप, तो न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप जो है आपका दोस्तों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर में आपका फिक्स आएगा दोस्तों 2023 में। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, तो इस पथ को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब जो है आपका दोस्तों रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त रासायनिक के द्वारा भी ये रासायनिक यौगिक को हार्मोन कहते हैं। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त जो होता है दोस्तों रासायनिक यौगिकों के द्वारा भी होता है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जो जंतुओं में विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं का जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है दोस्तों। तो इस रासायनिक यौगिक को हम हार्मोन कहते हैं। अगर इसमें अकेला तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र अकेले जो होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय को अकेले नहीं कर सकता, तो इसमें जो होता है दोस्तों रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। ये रासायनिक यौगिक हार्मोन होता है दोस्तों। हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बाह्यस्रावी और जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी द्वारा स्रावित होता है। क्या दोस्तों, जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है।
हार्मोन क्या है दोस्तों? हार्मोन एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। अब जो है आपका दोस्तों क्या है दोस्तों? तो अब आपका लास्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी पाए जाने वाली अंतःस्रावी अनेक प्रकार की होती है। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अनेक प्रकार की होती है, जो कि निम्न है। फर्स्ट है आपका दोस्तों पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा एड्रीनल ग्रंथि। तो अब से पूछा जाए दोस्तों मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां अनेक प्रकार की होती है दोस्तों, जो निम्न है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है दोस्तों यह ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 0.6 होता है और ये स्फेनाइट हड्डी के गढ़ में स्थित होता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ सकता है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो स्फेनाइट हड्डी में स्थित होता है। तो आप पीयूष ग्रंथि से आप क्या समझते हैं? तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, जो स्फेनाइट नामक हड्डी में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है दोस्तों? स्फेनाइट नामक एक गढ़ में स्थित होता है। स्फेनाइट नामक एक गढ़ में स्थित कौन होता है? तो पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि का वजन जो है दोस्तों 0.6 ग्राम होता है। इस पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है दोस्तों? 0.6 ग्राम होता है दोस्तों, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मास्टर ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि सभी हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि ही करता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी हार्मोन को नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो कि अग्रपिंडक और मध्यपिंडक पश्चपिंडक होता है दोस्तों। अग्रपिंडक इसके द्वारा स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है दोस्तों। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन होता है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है दोस्तों। अगर शरीर में वृद्धि हार्मोन अधिक हो जाने से जागेटिज्म रोग होता है दोस्तों, जिसे हम भीमकायता रोग कहते हैं। अगर शरीर में वृद्धि हार्मोन अल्प स्राव होता है तो उसे बौनापन कहते हैं दोस्तों। अगर इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं दोस्तों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपका ये जो पीडीएफ दिया रहेगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट।